Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with part 1 of valuation of goodwill, and today in this part we are going to discuss various important theoretical aspects related to goodwill. So without any delay, let's start today's video. सो आज हम गुडविल को लेकर जितने भी कुछ एस्पेक्ट्स हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ मीनिंग ऑफ गुडविल। सो आइए देखते हैं क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is liable to earn higher profits without putting extra effort। तो जैसा लिखा है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। आप सभी लोगों ने क्लास 11th में टाइप्स ऑफ एसेट्स में एज इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल को याद किया होगा। सो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है और जो किसी बिजनेस एंटरप्राइज को एक ऐसे एडवांटेजियस पोजीशन पर ला देता है कि ड्यू टू विच द फर्म और दैट पर्टिकुलर कंसर्न दैट इज एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट एंड दैट टू विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। तो ऐसा एक इंटेंजिबल फोर्स है गुडविल। सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ गुडविल। ध्यान से देखिए, कुछ बातों को अंडरलाइन मैंने किया हुआ है जो गुडविल के डेफिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। होप सो कि आप सभी से जब भी कोई गुडविल के बारे में पूछता होगा तो आप लोगों को यही लगता होगा हाँ गुडविल हम जानते हैं बट किस वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। तो रियलिटी इज़ दैट कि इट इज़ वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। It is the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business। तो आपके गुड नेम्स जो होते हैं सोसाइटी में, जो कि बेसिकली रेपुटेशन को बढ़ाते हैं आपको, एंड द कनेक्शंस विद द अदर पीपल्स बेसिकली कस्टमर्स, वो आपके गुडविल को डिफाइन करता है। बेसिकली बेनिफिट या एडवांटेज होता है आपके गुड नेम का, रेपुटेशन का एंड कनेक्शंस का। इट इज़ द एट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। तो जैसा हमने पहले कहा ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जो कि कस्टमर्स को आपके एंटरप्राइज में बार बार विजिट करने के लिए मोटिवेट करता है। इट इज़ वन थिंग विच डिस्टिंग्विशेज एंड एस्टेब्लिशेस बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। ठीक है, तो जैसा कहा गया है कि ये वन थिंग विच डिस्टिंग्विशेज एंड ओल्ड एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस। तो ओल्ड और न्यू बिजनेस के बीच में गुडविल एक डिफरेंशिएट करता है। तो ये डेफिनेशन थी हमारी गुडविल की। सो नेक्स्ट पार्ट इज फीचर। तो आइए गुडविल के कुछ फीचर्स जानेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम बेसिक नॉलेज रखते हैं गुडविल के बारे में बट वी नीड टू हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ गुडविल while we are preparing for our board examination. The first feature is that it is an intangible asset, that is it does not have any physical existence and it is not a fictitious assets। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, तो कई बार बच्चे उसे फिक्टिशियस एसेट्स एज्यूम कर लेते हैं। बट यू शुड नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो गुडविल का एंटरप्राइज से कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। बिजनेस है तो गुडविल भी है, नहीं है तो नहीं होगा। डज नॉर्मली इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। और जब आपका बिजनेस बेचा जाता है तो इसकी भी एक सेल्स की वैल्यू होती है। बहुत अनकॉमन लगता है बच्चों को सुनने में जब बोला जाता है गुडविल परचेज होता है, गुडविल बेचा भी जाता है। तो येस, इट्स अ फैक्ट, गुडविल कैन बी परचेज एंड कैन हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। दैट मीन्स गुडविल इज ऑल्सो सोल्ड। ओके, देन इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। जैसा हमने डेफिनेशन वगैरह में पढ़ा है अभी।
इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जैसा हमने कहा कि एक इंटेंजिबल ऐसा फोर्स है, अट्रैक्शन है, जो कि किसी कस्टमर को रेगुलर आपके बिजनेस में विजिट करने के लिए मोटिवेट करता है। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, और गुडविल जो आपके बिजनेस में आता है वो उसका कई फैक्टर्स होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, सच एज द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, द ब्रांड मार्क्स, ट्रेड मार्क्स, मार्केट रेपुटेशन, एट्सेट्रा. Now let's take the nature of goodwill, and it is very important, especially this section is very important regarding goodwill because इससे हमारे कई तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लियर हो सकते हैं। वेरी डीप एनालिसिस है इसके अंदर। सो इट इज़ अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स कहने का मतलब है कि नॉट ओनली इंटेंजिबल बट इट इज़ वैल्यूएबल, सम वैल्यू भी इसकी है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इट इज़ amortized और रिटन ऑफ। amortized और रिटन ऑफ आपको मालूम होगा, दोनों एक ही होता है चीज़, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है रिटन ऑफ और amortize में, जिसको अभी डिस्क्राइब इस वीडियो में करने का कोई खास मतलब नहीं है। सो लेट इट बी कि इट इज़ amortized और रिटन ऑफ ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो जितना इसका यूजफुल लाइफ होता है उसमें इसको amortized किया जाता है। एंड यू नो वेल कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्लास 11th में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़े हैं, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स, एंड in this video we are discussing about goodwill, and goodwill is an intangible asset. So the rules of accounting standard 26 is applicable in this goodwill. So accounting standard 26, that is intangible assets, prescribes that goodwill should not be recognized in the books of account unless consideration is paid for it. जैसा हमने कहा वैल्यूएबल, इसलिए कहा वैल्यूएबल क्योंकि गुडविल के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन बदले में पेड किया जाता है, तभी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बाय मीन्स रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और अगर ऐसा नहीं कोई भी उसके बदले पेमेंट नहीं होता है तो उस केस में उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस आगे कुछ लाइन को भी हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। Therefore, self-generated goodwill is not recognized, यानी जो आप खुद से अपना रेपुटेशन, अपना गुडविल क्रिएट करते हो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, बाय मीन्स उसकी वैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं की जा सकती है क्योंकि उसके बदले आपने कुछ पे नहीं किया, तो आपके अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड नहीं होता। वेयर एज परचेज्ड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड, और जो गुडविल आप परचेज करते हैं विद द परचेज ऑफ बिजनेस, देन दैट गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी हम अपने बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल देखते हैं ना, तो याद रखोगे आप कि वो गुडविल आपका सेल्फ जनरेटेड नहीं होता, बल्कि वो गुडविल कौन सा है, जो आपने परचेज किया है विद द परचेज ऑफ अ बिजनेस। नाउ लेट्स टेक few factors that affect the valuation of goodwill, and इस again ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको काफ़ी प्रेफरेंस दिया जाता है for multiple type questions and objective types various questions in board examination. So the first factor that influence the valuation of goodwill is efficient management. So you well know, you are a commerce student of class 12, then you definitely knowing about efficiency. So the efficient management is always a factor that affect the valuation of goodwill. So क्या लिखा है देखिए, if the management is experienced, capable and competent, the firm will earn higher profit. और सबको आपको मालूम होना चाहिए गुडविल का कनेक्शन डायरेक्टली प्रॉफिट अर्निंग से है। तो अगर आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, कैपेबल है और कॉम्पिटेंट है, देन द डेफिनेटली द फर्म विल गोइंग टू अर्न हायर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर फर्म, एंड इन दिस वे द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल डेफिनेटली इंक्रीज ऑफ दैट फर्म. So it is the first factor, that is efficient management. Next one is favorable location. Now location is a basic thing of a business which definitely and directly influence the goodwill of a firm. If the business is located at a favorable place का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो जिससे कस्टमर इजीली रीच कर सके, इजी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो सके, दैट मीन्स सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। तो लोकेटेड एट अ फेवरेबल प्लेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कस्टमर वॉक इन एंड देयरफॉर इंक्रीज सेल। तो ज़्यादा फेवरेबल प्लेस पे रहेगा तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे आपके पास और जिससे ज़्यादा सेल होगा डेफिनेटली। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल हायर। एंड देन थर्ड फैक्टर इज एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स।
Normally patents are necessary for the manufacture of for production of certain types of articles. कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए आपको पेटेंट्स लेना जरूरी होता है. A firm which possesses necessary patents will have a better value of its goodwill. तो जिन फर्म के पास अपना खुद का पेटेंट होता है वो फर्म डेफिनेटली एक अच्छे गुडविल को एंजॉय करती है. नाउ मूविंग टू द फोर्थ फैक्टर, इट इज क्वालिटी. सो क्वालिटी इज द बिगेस्ट थिंग जो आपके गुडविल को इन्फ्लुएंस करता है. इफ अ फर्म एंजॉय गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, देयर विल बी अ रेडी सेल एंड द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल देयरफॉर विल बी हाई. तो अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो नो डाउट आपके प्रोडक्ट को एट एनी कॉस्ट कंज्यूमर्स खरीदने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे. एंड इन दैट्स वे इट विल एनहांस योर सेल्स एंड दैट विल मेक यू हायर प्रॉफिट, and in that way the goodwill of the firm will be higher. Then market situation. If a firm is in a business wherein demand for the products dealt in is higher than the supply, तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहां पर डिमांड उस प्रोडक्ट का हायर है उसके सप्लाई से, ओके, इट विल लेड टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रॉफिट. तो इससे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत कम पड़ती है आपको एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है एंड इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म. देन नेचर ऑफ बिजनेस. If the business of a firm is of the nature where the products dealt in are in high demand, although not short in supply, the profit will be higher. It will thus increase the valuation of goodwill. So आप देख सकते हो इन 6 पॉइंट्स में सब में बार बार बात चल रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि प्रॉफिट मेकिंग अगर हायर है then definitely valuation of goodwill will be on higher side. So it has a direct relation with the valuation of goodwill. So all these were the factors which influence the valuation of goodwill. Now, what are the need for valuation of goodwill? So now I'm going to give a list before you all, जिसमें आप जानोगे कि इन सभी केसेस में आपको गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ता है. एंड बेसिकली ऑल दीज आर नोन एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. द फर्स्ट वन इज when there is a change in profit sharing ratio. तो आपका जो existing profit sharing ratio होता है पार्टनर्स के बीच में, if it is changed then definitely you are required to calculate the goodwill. Then when a new partner is admitted, then in case an existing firm admit a new partner in their business, then again valuation of goodwill is required. Then when a partner retires or dies, if out of some existing partner one or more than one partner retires or in case of accident they dies, then again you need to value the goodwill for the reconstitution of firm. Then when partnership firm is sold as a going concern, जैसा हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा, फीचर्स में जाना कि इसकी एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है. जब बिजनेस को बेचते हैं तो इसका वैल्यूएशन होता है. when 2 or more firms are amalgamate मतलब मर्जर, जब 2 फर्म आपस में मर्ज की जाती हैं तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. एंड व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, और जब एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तब भी उसका गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है. तो बोर्ड में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि गिव 2 या 3 सर्कमस्टांसेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ठीक है, तो गिव 2-3 सिचुएशंस व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूएशन इज देयर. तो उस केस में आपको यही लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए. और आपको बता दूं कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, यहाँ तक तो हमारा सिलेबस ही, हमको तो पार्टनरशिप में ये सारे पढ़ने हैं. बट क्या होता है कि जनरली बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं होती है. बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा एक बार हो चुका है कि पूछा गया है गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक्सेप्टिंग दिस एंड दिस. क्वेश्चन में ये 2 चीज़ लिख दिया और बोला गया कि इसके अलावा कोई और 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. तो भाई बच्चों इसको तो लिख सकते हैं लेकिन अगर ये याद नहीं होगा तो फिर क्या लिखेंगे. इसलिए मैंने इसमें हमारे चैप्टर से भी अलग कुछ चीज़ों को लिख दिया है कि गुडविल का वैल्यूएशन कब कब हमें करना पड़ता है. तो ऑल दीज आर द सर्कमस्टांसेस और द सिचुएशन व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ फर्म. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, classification or types of goodwill. This is the that part of theory जिसको कि बहुत कम ही बच्चों को बताया जाता है, बट यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने फीचर्स में, डेफिनेशंस में
दो वर्ड्स की बात की थी जहां पर AS26 की बात आई थी, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ गुडविल। द फर्स्ट टाइप ऑफ गुडविल इज परचेज्ड गुडविल। जैसा नाम में है परचेज, तो ये वो गुडविल जिसको परचेज किया जाता है। तो लेट्स टेक द मीनिंग। Purchased goodwill is that goodwill for which the firm has paid consideration in cash or kind. And if you remember, AS26 says that if something is paid as a consideration for the goodwill, then it will be accounted in the books of accounts. तो परचेज गुडविल क्या हो गया? वो गुडविल जिसके बदले आपने कुछ पेमेंट किया है कैश या किसी काइंड में, देन डेफिनेटली ये गुडविल आपका वो गुडविल हुआ जो बुक्स में रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आप सोचोगे कि सर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी तो जीरो हो जाएगा, तो बच्चे एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। बेसिकली लाइबिलिटीज का मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से है। तो एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दैट मीन्स नेट एसेट्स। तो जो नेट एसेट्स की वैल्यू बनती है उससे ज़्यादा अगर आप परचेज कंसिडरेशन पे करते हो, देन द डिफरेंस ऑफ दोज टू वैल्यूज इज नोन एज योर परचेज्ड गुडविल। नाउ सम फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। It is normally arises on the purchase of a business. तो जनरली आप बिजनेस परचेज करते हैं, तो विद दैट यू आर परचेजिंग द गुडविल ऑफ दैट फर्म ऑल्सो। सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बता ही दिया गया ऐसे ही कि AS26 कहता ही है कि अगर कंसिडरेशन बदले में पेड हुआ तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ बोल ही रहे हैं कि क्योंकि इसके लिए कंसिडरेशन पेड होता है तो डेफिनेटली आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। It is shown on the liability side of balance sheet as an assets. Then it is amortized at the earliest but not later than the estimated useful life. ठीक है। तो all these were the meaning and explanation of the first type, that is purchased goodwill. Now the second type is self-generated goodwill. तो इसके नाम में भी इसकी मीनिंग छिपी हुई है, सेल्फ जनरेटेड है ये। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इज अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स। तो ये वो गुडविल है जिसको आपने खुद ही से जनरेट किया, आपने इसके बदले कोई कंसिडरेशन नहीं पेड किया। दैट्स वाई विद द एप्लीकेशन ऑफ AS26 रूल्स वी कैन नॉट अकाउंट दिस गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Whenever an existing firm value its goodwill, it is always considered as self-generated goodwill. तो जब भी आप अपने न्यूमेरिकल में देखोगे कि गुडविल वैल्यू कर रहे हैं हम, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ऐसे ऐसे लिख कर दिया होगा, चाहे वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट्स और डेथ। तो just remember this, whenever you value the goodwill of the firm, it is always self-generated goodwill and it cannot be recorded in books of accounts because you have not paid any consideration either in cash or in kind. So always remember that जब तक आप गुडविल के लिए कुछ काइंड या कैश में पेड नहीं करते हो तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते विद द एप्लीकेशन ऑफ AS26 रूल। नाउ फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर्स। तो कई साल के साथ साथ इसको इंटरनली जनरेट किया जाता है। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर द of the valuer being not based on an evidence. Then AS26 prescribes that self-generated goodwill is not recognized as an asset and hence not accounted in the books of accounts. तो क्योंकि आपने इसके लिए consideration paid नहीं किया, खुद से जनरेट किया, तो एज पर AS26 आपको ये सिखाया जाता है कि इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो ये था आज के हमारे पार्ट फर्स्ट के थियोरेटिकल पोर्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट कि आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिल सके ऑन टाइम और आप न्यूमेरिकल पार्ट जो अब इसका आने वाला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का उसको देख सके और इस चैप्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।